बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेजबान महरीन मन्नान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान 365। लेट्स लुक एट द टॉप स्टोरीज टुडे। ईरान का 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा, दर्जनों तैयारे और शेल्टर्स तबाह। ट्रंप का आर्जी सीज फायर खित्ते को मुस्तकिल अमन की तरफ ले जाएगा या एक बड़े तूफान का पेश खैमा। पेट्रोल 335 और डीजल 383 रुपए पर पहुंच गया। रोजाना की कीमतों का नया निजाम महंगाई का नया तूफान ले आया। अवाम की जेबें हो गई खाली। पेट्रोल महंगा, ईवी ट्रेंड तेज। क्या इलेक्ट्रिक सवारियां अवाम का मुकद्दर बदल पाएंगी या महंगी कीमतें और चैलेंजेस राह की दीवार रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी और अहम खबर से। क्या अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब किसी आर्जी वक्फे या सिफारती हल की तरफ बढ़ रही है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने ईरान के खिलाफ जंग में मजीद शिद्दत लाने पर शदीद खदशात का इजहार किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये तशवीश गुज़िश्ता रोज उस वक्त सामने आई जब सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग को मजीद बढ़ाने के इम्कान पर गौर कर रहे थे। जनरल डीन केन ने खास तौर पर अमरीकी असलहे के ज़खायर और मुमकिन मनफी असरात पर जोर दिया। उन्होंने सदर ट्रंप को बताया कि फौज ऑप्शंस पर अमल तो कर सकती है, लेकिन पेंटागन और करीबी हलकों में बहुत कम लोग ये समझते हैं कि जंग बढ़ाने से कोई मस्बत नतीजा निकलेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने 2 हफ्ते की मुसलसल बमबारी के बाद ईरान पर हमले फिलहाल रोक दिए हैं। अगरचे ट्रंप ने बड़े हमले का अंदिया दिया था, लेकिन उन्होंने निजी तौर पर मुज़ाकरातकारों को ईरान से बातचीत जारी रखने की हिदायत भी की है। खित्ते में सिफारती कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। ओमानी वफ्द की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों पर तिजारती बहरान को रोकने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ ईरान के पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मुहिब्बी ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरानी जवाबी हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक, 8 फौजी मराकस और 20 शेल्टर्स तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा एक F-15 लड़ाका तैयारा, P-8 बहरी निगरानी का तैयारा, एक C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा, 8 रिफ्यूलिंग तैयारे और 17 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया गया है। इधर अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि खित्ते में बहरी निगरानी और नाकाबंदी के सख्त इक़दामात अब भी बरकरार हैं। खतरे की घंटी यहीं नहीं रुकती। ईरान ने इसराइल और खित्ते के गैर मुल्की अड्डों को सख्त खबरदार किया है कि इस तनाज़े में मजीद मुदाखलत के खतरनाक नताइज होंगे। उधर यमन के मुहाज पर हौज़ी तहरीक की तरफ से सऊदी अरब की अहम तवानाई तंसीबात जैसे यंबा और जाजान पर हमलों के दावे भी सामने आए हैं। ताहम ओमान में सऊदी वफ्द और हौज़ी राब्ते ये बता रहे हैं कि सियासी हल की राहें भी तलाश की जा रही हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या ये आर्जी वक्फे खित्ते को मुस्तकिल अमन की तरफ ले जाएंगे या जंग के खतरात अब भी बाकी हैं। इन तमाम अहम पहलुओं और ज़मीनी हक़ाइक़ पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। 13 दिन से अमेरिका मुसलसल ईरान पर हमले कर रहा था और बड़ी एस्केलेशन की धमकियां भी दे रहा था। ऑल ऑफ अ सडन जंग रुक गई है। What could be the reason behind it? क्या अमेरिका डिप्लोमेसी को चांस देना चाह रहा है या दिस इज merely a tactical pause? बहुत शुक्रिया महरीन, आपने इनवाइट किया है। ये देखिए, बुनियादी तौर पर तो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने पूरा जोर लगाया कि मिलिटरीली हासिल कर लिए जाएं, और ज़ाहिर मिलिट्री बड़ी अनलीश की गई थी हर तरीके से। हमने देखा तकरीबन जो 40 दिन की जंग हुई थी, 20,000 ईरानियन टारगेट्स को हिट किया गया था, जिसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कंपाउंड, वाटर, बिजली घर, स्कूल, एक बच्चों का स्कूल भी। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उस तरह हासिल नहीं हुए जो उनको बारगेनिंग लीवरेज देते। उसके बाद हमने पॉज देखा, फिर पॉज के बाद दोबारा जो एस्केलेशन शुरू हुई, तो उसकी मेन वजह यही थी, एक ट्रस्ट डेफिसिट दोबारा एनहांस हो गया। मैं उस पर आपके सवाल पे थोड़ी सी बैकग्राउंड अर्ज करके आता हूँ। और उसमें भी ट्रस्ट डेफिसिट इस तरह था कि अमेरिका ने ओमान को और मिडल ईस्ट के ममालिक को कन्विंस किया कि ओमान किसी तरीके से अपनी कोस्ट के साथ साथ जो बहरी जहाज़ों को उनको गुजारे, ताकि ईरान की जो मिथ है वो टूट जाए कि उसका कंट्रोल स्टेट ऑफ होर्मुज़ का उसके पास है। फिर अमेरिका ने बैक ऑफ किया, जो उसने एसेट रिलीज करने थे या कंपनसेशन देनी थी 36 बिलियन की, फिर 24 बिलियन हुआ, फिर 12 बिलियन हुआ, वो नहीं दिया गया। हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं हुए।
तो ये सारा देखने के बाद शायद ईरान को वो तारीख याद आ गई होगी जब JCPOA एग्रीमेंट हुआ था 2013 में, तो इंटरिम एग्रीमेंट हुआ था नवंबर में, और दिसंबर 2015 में फाइनल एग्रीमेंट हुआ था। यस। उसमें ईरान ने 8 टन अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम वॉलंटरली हवाले मटेरियल कर दिया था, 8 टन। अभी तो 400 किलोग्राम की बात हो रही है। उस पर सैंक्शन उठनी थी, वो नहीं उठ सकी। जब वो नहीं उठी तो उसके पर तीन साल बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने वो मायदा मनसूख कर दिया। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट उस वक्त का चल रहा है। फिर अभी आप देखिए कि एक एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट था। अमेरिका ने पूरा कोशिश की कि जो मेरा प्रेसिडेंट ट्रंप का ये इंप्रेशन बन रहा है अमेरिका में कि ये डिफीटेड और कॉम्प्रोमाइज किस्म का MOU था, ईरान के हक में था। बहुत प्रेशर उन पर अपने वोटिंग का भी था, वोटर्स का भी था, इसराइल का भी बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने दोबारा एस्केलेट की थी। मैंने डे 1 पे कहा था और अभी भी मैं उसी पे कायम हूं कि अमेरिका वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्योंकि मिलिटरीली हासिल नहीं कर सका, तो ईरान ने तो सिर्फ रेजिलियंस दिखानी थी। अब मुझे लगता है वो एक तरफ गुड कॉप बैड कॉप दोनों इकट्ठे खेलना चाहते हैं। कभी वो डिस्ट्रक्शन एस्केलेट कर देते हैं, रियलाइज कराते हैं कि ईरान को बड़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही फिर वो एक ऐसा जेस्चर देना चाहते हैं ताकि एक वैक्यूम क्रिएट करें, ईरान इंसेंटिव ले ले और शायद एग्जॉस्ट हो चुका हो तो कोई एक बेहतर बार्गेन की तरफ आ सके। तो आई थिंक ये गुड कॉप बैड कॉप प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही खेलते रहते हैं। आने वाले वक्त बताएंगे कि वो कंसिस्टेंट हैं इस पे या दोबारा इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को नहीं वेल करना चाहते या नहीं देना चाहते। ओके, रीजंस बिहाइंड द स्टॉपिंग ऑफ वॉर, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डीन केन, इन्होंने कहा है ट्रंप साहब से बात करते हुए कि हमारे जो असलहे के ज़खायर हैं उनमें बड़ी वाज़े और नुमाया कमी है इस टाइम। डू यू थिंक ये अमेरिका जैसी सुपर पावर को इस किस्म के भी मसाइल हो सकते हैं एंड दैट कुड बी अ रीज़न बिहाइंड द वॉर नॉट कंटिन्यूइंग एट द मोमेंट? ये तो आपने याद होगा उनकी अपनी हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि हम एक रिप्लेनिश की वजह से हमने पॉज किया है। तो हमने एक रीआर्म करना चाहते थे, ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल को रिफ्रेश करना चाह रहे थे, स्टॉक पाइल का परेशानी हो गई थी। और मैंने पिछली जब जंग बंद नहीं भी हुई थी 40 दिन, जब लग रहा था कि सीज फायर हो जाएगी और सीज फायर हो गया फिर तो मैंने तो उस वक्त भी यही कमेंट ऑफर किए थे। थोड़ी रिसर्च करके मैंने डाटा भी निकाला था इंटरनेशनल, जो जिनकी रिसर्च जिनका पेंटागन तक एक्सेस था, ऐसी ऐसी रिसर्चेज भी आई थी जिनके तहत उनका मुख्तलिफ स्टॉक पाइल 35 से लेकर 45%, 35 to 45% टोमाहॉक का, पैट्रियट का और इन तरह के थर्ड मिसाइल्स का डिप्लीट हुआ था। अच्छा, वो डिप्लीट होना तो सब लोग कहते हैं अमेरिका पर बहुत पैसे हैं, 90 बिलियन ट्रिलियन डॉलर उनका 1.5 ट्रिलियन उन्होंने मांग लिया है। इट डज नॉट मैटर। अमेरिका की बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। वो रातों रात वेपन सिर्फ कैश पे बनते नहीं है, ये कैश एंड कैरी स्टोर नहीं है, ये वेपन्स होते हैं। नंबर 1 जो इम्प्लीकेशन है ना, बड़ा सीरियस वो है जिसको लोग कम फोकस करते हैं और मैं अक्सर करता आया हूं हाईलाइट कि देखिए जितना अमेरिका स्टॉक पाइल अपना डिप्लीट करेगा, खास तौर पर चीन के लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि चीन को तो वो डिटरेंस क्रिएट करता ही उस असले की बुनियाद पर है ताइवान के मौजू पर। अमेरिका प्रेशर डालता है कि ताइवान से बैक ऑफ करे, चाइना एक कॉम्प्रोमाइज करे। सपोर्ट जो ताइवान को देता है वो बेसिकली मिलिटरीली एक डिटरेंस क्रिएट करके देता है। जितना ज्यादा असला अमेरिका का डिप्लीट होगा, खास तौर पर ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों तरफ से, तो उतनी ही विंडो ऑफ वनरेबिलिटी अमेरिका की खुल जाती है अगेंस्ट चाइना, इन फेवर ऑफ चाइना। तो जाहिर है जब एक अमेरिका उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा तो उसकी डिटरेंस रहेगी। चाइना बहुत खुश है इस पर कि जो हर मिसाइल वो पॉसिबली लॉन्ग टर्म में डिटरेंस या फिजिकली को फायर हो सकता था चाइना के अगेंस्ट ताइवान के हक में, वो ईरान के ऊपर डिप्लीट हो रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस चाइना को ये आया है कि अगर ईरान जैसा मुल्क सस्टेन कर गया तो फिर जाहिर है अमेरिका को ये रियलाइज करना चाहिए कि चीन के साथ मुकाबला कैसे करेगा। दैट इज ट्रू। अच्छा, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तो ये स्टेटमेंट दी ही है। इसी किस्म की सिमिलर स्टेटमेंट्स अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, उन्होंने भी दी हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड, एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ने एक वॉर को अपोज किया है जो कि उसका प्रेसिडेंट लड़ रहा है। आपके ख्याल में जो अमेरिका की मिलिट्री और रूलिंग एलीट है उसमें आपको एक दरार पड़ती नजर आ रही है इस टाइम? मेरीन, देखिए हमने तो जब से पढ़ना शुरू किया मिलिट्री वॉरफेयर को, हमें यही बताया गया था कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड ऑब्वियसली डिफीट इज ऑर्फन। तो अभी क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, और आपने पिछली जंग के दौरान भी देखा था उनके बहुत सारे सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और इवन पॉलिटिकल लीडरशिप को सैक कर दिया गया था या वो रिजाइन करके चले गए थे। उसकी वजह यही थी कि वो तमाम लोग मेरे नॉलेज के मुताबिक वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस कर रहे थे कि ये फ्यूटाइल वॉर है, ये आप इजराइल की जंग लड़ रहे हैं, हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं है, ईरान को आप उस हद तक पिन डाउन नहीं कर सकते या डिफीट नहीं दे सकेंगे
कि वो कॉम्प्रोमाइज करके घुटने टेके और आपकी 100% बात मान ले, वो सस्टेन कर जाएगा। और वही बाद में हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते थे कि मुझे मिलिट्री से उस हद तक एक ऑब्जेक्टिव चाहिए या वो कंडीशन चाहिए सॉफ्टन और डिफीटेड और कॉम्प्रोमाइज ईरान की शक्ल में, ताकि मैं एग्रीमेंट अपनी फेवर में करूं, एक लेगेसी छोड़ के जाऊं, अगले वाले इलेक्शन में मेरे लिए बहुत ज्यादा एक गुडविल क्रिएट हो चुकी हो कि जो 47 साल में सदर नहीं कर सका वो मैंने कर दिया। तो वो तो ठीक है। हासिल नहीं हुआ। तो अब एक एलिमेंट ऑफ डाइवर्जेंस नजर आती है। उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप ने रिजाइन किया था, आपको याद होगा। अभी भी यही हो रहा है कि क्योंकि खासतौर पर जेडी वैंस अगले इलेक्शन के पॉसिबल कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, तो वो चाहते हैं कि क्योंकि ये मोस्ट अनपॉपुलर जंग है, यूनिफॉर्मली अनपॉपुलर जंग है अक्रॉस अमेरिका। मैं अमेरिका में कई दोस्त हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन से बात करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप डेमोक्रेट से हैं या आपका रिपब्लिक से ताल्लुक है, ये जंग कोई भी एक अपलॉड नहीं करता, इसको कोई शाबाश नहीं दे रहा कि कमाल हुआ है। खास तौर पर एक जिनी क्रिएट किया गया था ईरान का, और आज नहीं हुआ, वो सद्दाम हुसैन को भी किया गया था, वो कल गद्दाफी को भी किया गया था, वो अफगानिस्तान के तालिबान को भी किया गया था पहली रिजीम के अंदर। तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म अमेरिकन के अंदर भी आ रही है कि हम ऐसी जंगों में कूद रहे हैं जिनसे हम क्लियर कट बच सकते हैं, और वही प्रेसिडेंट ट्रंप का कंसर्न है। और आई थिंक जेडी वैंस और उनके दरमियान एक एलिमेंट ऑफ जो थोड़ा सा आपको नजर आया, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है, आई थिंक ये अपनी अपनी रियलिज्म की बात है। ओके, अच्छा, जंग जो है हमें इस खित्ते से डिफरेंट फ्रंट्स पर एक्सपैंड होती नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगी बरतानिया की। आपको पता है कि एक नेवल मिलिट्री अलायंस की भी बात हो रही है, और ज़ाहिर है बरतानिया ने अपनी एयरबेस अलाउ की थी अमेरिका को, वो ईरान पे वहाँ से हमला कर सके। ईरान ने आगे से धमकी दी है कि वो रिटेलिएट करेगा एंड एवरीवन इज़ अ फेयर टारगेट जिसकी सरजमीन यूज़ होगी ईरान को निशाना बनाने के लिए। डू यू थिंक इट इज़ अ ब्लफ, या ईरान वाकई इसको अमली जामा पहना सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जब पहला राउंड हुआ था जंग का, मैरीन, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस तरह अनलीश की थी जंग, वो बड़ी हैरानकुन थी मेरे लिए। इस वजह से कि जब आप इस तरह का ऑफेंस प्लान करते हैं तो फिर आप अपने दोस्तों को, अलायंसेस को, जितनी आपकी पार्टनरशिप होती है उनको कन्वर्ज करते हैं फॉर अ वॉर, जैसे अमेरिका करता आया था अफगानिस्तान पे भी, सीरिया पे भी, लीबिया पे भी। नेटो के ममालिक 40 से इकट्ठे होकर हमलावर होते थे, कैजुअलिटीज होती थी, शेयर होती थी, इकोनॉमिक फंडिंग या बर्डन होता था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो अमेरिका को बड़ा आसान लगता था, डेड बॉडीज अमेरिकन जब देखते थे कमिंग होम, वो समझते थे कि सबकी हलाकतें हो रही हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप स्टैंड अलोन कर रहे हैं। अब जब डाइवर्ट किया तो आपने देखा कि उन अलायंस है जिनका आप साथ जिक्र कर रही हैं कि यूके ने, इवन नेटो ने, कनाडा ने, डेनमार्क ने, बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड, वो सपोर्ट नहीं दिया। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप एक दोबारा कन्वर्जेंस चाह रहे हैं। अब तुर्की भी गए हैं, आपको याद है, उन्होंने F-35 ऐलान कर दिया कि हम तुर्की को देंगे। यूरोप को दोबारा एंगेज करना चाह रहे हैं, यूके को करना है। तो आई थिंक ये उनकी एफर्ट है कि कम से कम जब जंग खत्म हो तो मेरे खिलाफ इस तरह की कैंपेन या एक ग्रीवेंसेस बाकी ममालिक ना शुरू हो कि मैंने डिसइंटीग्रेट कर दिया है ऑलमोस्ट नेटो को भी, या जो एक ट्रस्ट जो बॉन्डेज था बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो आई थिंक वो रीगेन करना चाह रहे हैं। और आखिरी बात इसके ऊपर ये है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर उनके चेंज हुए यूके के, तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हमारा स्ट्रेन हुआ होगा या उनकी लीडरशिप ने फैसला हमारे हक में नहीं किया था, नए लीडर को एंगेज करना चाहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि यूके फर्दर अमेरिका के साथ इस सिलसिले में नहीं चलेगा? इज दैट व्हाट यू सेइंग? आपका पहले पोर्शन कट गया था, दोबारा जरा बोलिएगा फर्स्ट जी, पोर्शन। मतलब ये नहीं कि एक दफा तो उसने अपनी बेसिस यूज करने दी हैं ईरान को, आप ये कह रहे हैं कि दोबारा यूके इससे गुरेज करेगा? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, अभी तो जब तक मैनिफेस्ट नहीं करेगा ईरान अपनी रीच वहां तक, जैसे उसने जॉर्डन तक कर ली है, इजराइल तक कर ली है, थ्रेट तो उसने जरूर किया कि हमारी, ठीक है, लेकिन बाज औकात आप अमेरिका का साथ जो भी मुल्क देगा, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली जोग्राफियाई तौर पर उसके मुल्क का हमला करेगा। आई थिंक वो उस अच्छा, मुल्क की कोई भी जो इंटरेस्ट होगी, जो प्रेजेंस होगी इस खित्ते में, उनको टारगेट कर सकता है। और यूके की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है भी। तो आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली कोई ऐसी ईरान की नॉन कैपेबिलिटी है जो यूके तक हिट करेगी, ओके, लेकिन दैट कैन बी अ बिग सरप्राइज, बिकॉज ट्रेडिशनली अभी जो जॉर्डन पर हमला किया था ईरान ने, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन से ऊपर था, वो उसने वर्टिकली भी एस्केलेट किया जंग को। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन वो है जो वो मिडल ईस्ट के ममालिक पर करता आया है, ड्रोन फेंका, शिप्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन ये आउट ऑफ रीच था। जॉर्डन ऑलमोस्ट शॉर्ट ऑफ इजराइल एक मुल्क है, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट, अगर इजराइल 1600 किलोमीटर है तो जॉर्डन 1500 किलोमीटर है। तो ओके, इतनी रीच उसने दिखाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक और बात को भी गलत साबित किया था कि मेरी नेवी, मेरी एयरफोर्स या मेरी रीच या पंच या रिजॉल्व कॉम्प्रोमाइज हो चुका है बुरी तरीके से जंग के दौरान।
इंग्लैंड तक अभी नॉन कैपेबिलिटी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो फायर करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन इंटरेस्ट को वो इनडायरेक्टली हिट कर सकते हैं जो इंग्लैंड की है। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन तो ईरान के खिलाफ भी हो रही है, आपने भी हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की बात की है। कैस्पियन सी में ईरान का जहाज जा रहा था जिसमें यूक्रेन के सदर के मुताबिक रशियन वेपन्स थे और यूक्रेन ने उस जहाज को टारगेट किया है और ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली थ्रेटन किया है कि जी हम कोई भी एग्रेशन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दिस सिचुएशन? देखिए, इस वक्त सबसे जो ज्यादा साइलेंट कह लें, सोबर कह लें और नॉन विजिबल जो कंट्रीब्यूशन रही है वो तो रशिया और चाइना की रही है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि चाइना बेसिकली देखिए इस वक्त ऐसा मुल्क है जो ताइवान पर खुश होगा कि विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका ने खुद खोली है। रशिया को भी एक एडवांटेज हुआ इस जंग का कि वो कैश पर तेल बेचना शुरू हो गया, उसकी करेंसी बढ़ गई और उसको मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस थे, क्योंकि वो जंग में उसकी ह्यूमन कैजुअलिटीज बड़ी हुई हैं। यूक्रेन के खिलाफ जो जंग हुई है उनको असला खरीदने के लिए और बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं, मटेरियल्स यूज होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वो चाइना के पास है। तो रूस को बहुत ज्यादा कैश की जरूरत थी जंग लड़ने के लिए। तो जो तेल अब सेल शुरू हुई तो वो रूस बहुत खुश है उसके ऊपर। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब वैक्यूम क्रिएट हुआ, रूस को जो असला देना पॉसिबली पहले देता आया था वो नहीं रुका, तो अब ईरान की एक डेफिशिएंसी बहुत बड़ी, खास तौर पर जब सीज फायर हुई है। तो ईरान अपना असला रिप्लेनिश करने के लिए रूस से इन टच है भी। मैं एक मिसाल से वाजे कर देता हूँ कि जो शाहिद ड्रोन है जो मशहूर हुआ ईरान के नाम पे, लेकिन रूस पहले ही लेके उसको इस्तेमाल करके अपग्रेड कर चुका है। दैट मीन्स उसने एक अपग्रेडेड वर्जन, लॉन्गर रेंज, मोर प्रिसीजन एक ड्रोन जो शायद को उसने अपग्रेड किया था, वो इवन एक्सपोर्ट बैक कर रहा है ईरान को अपग्रेड करने के बाद। तो पॉसिबली ऐसा कोई असला हो सकता है, लेकिन ये एक न्यू डायमेंशन है। शायद ईरान की रिजॉल्व डिपेंडेंट होगा, वो यूक्रेन को एंगेज करना चाहता है इस स्टेज पे। ये एक और लेडर ऑफ एस्केलेशन होगा जो ईरान डिपेंडेंट होगा कि किस हद तक यूक्रेन के खिलाफ जा सकता है। अच्छा, आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे यूके के सिलसिले में कि पता नहीं ये ईरान के पास कैपेबिलिटी है वहां तक जाने की। नहीं, ईरान ने ये कहा है कि जी हमारे पास 2000 किलोमीटर की रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं और मतलब यानी कि अगर यूक्रेन इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखता है तो यूक्रेन इज नॉट आउट ऑफ रीच। आपके ख्याल में पहली बात, क्या ईरान एक और फ्रंट पे जंग अफोर्ड कर सकता है, नंबर 1, एंड नंबर 2, ये इज इट पॉसिबल, डज ईरान रियली हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी कि वो यूक्रेन तक पहुंच जाए? देखिए, ऑफिशियली तो मैंने ईरान ने कभी बताया नहीं है कि उसके पास क्या कुछ है। हमारी स्पेकुलेशन है या एक स्टडी है या हम एक पैटर्न को देखते हैं, और पैटर्न में आज का नहीं देख रहा। 47 साल पहले जब आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत आई थी यहाँ पर, तो इनको पता था हम पर सेक्शन लगेगी। फिर उन्होंने प्रॉक्सीज डेवलप किया, हिजबुल्लाह, हमास और ह्यूतीज को डेवलप किया, इसलिए कि वो अपने बॉर्डर से दूर अपना डिफेंस करना चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इंडिजनाइजेशन शुरू की उस वक्त तकरीबन 35-40 साल पहले, जब हर तरह के सैंक्शंस लग गई, उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर थी। आप ये रिकॉर्ड पर है कि मेरा ख्याल है पिछले 3 दहाइयों में जितना ईरानियंस ने बाहर से पीएचडीज हासिल की हैं, यानी हायर एजुकेशन हासिल की है, और वो भी एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और न्यू रिसर्चेस जो वेपन्स की हो रही हैं उस फील्ड्स में, जिसके अंदर न्यूक्लियर भी है, नेविगेशन सिस्टम भी है, प्रिसीजन है, बहुत सारे एरियाज हैं। तो वो ईरानी वहां से पढ़ लिख कर वापस भी आए हैं। वही बैकबोन है बुनियादी तौर पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और इवन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो डिपेंड होगा कि वो जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं या पढ़ के आए हैं या कन्वर्ज की है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने जरूर केटर किया होगा, क्योंकि एयरफोर्स तो उनकी ना होने के बराबर है। तो वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से ही दुनिया को बता रहे हैं, और जो उन्होंने इजराइल पर फायर किए हैं पिछली जंग में और खासतौर पर इस जंग में, वो पिछली जंग से भी ज्यादा एडवांस थे, एक्यूरेट थे, और उनकी सर्वाइवेबिलिटी और पिन पॉइंट एक्यूरेसी कहीं बेहतर थी। तो चांसेस हैं कि उनके पास इस रेंज से इससे ज्यादा हो सकता है। ओके, सर्कलिंग बैक टू द मेन बोन ऑफ कंटेंशन, हॉर्मुज। इस वक्त ओमान और ईरान के दरमियान हॉर्मुज को खोलने की मुज़ाकरात चल रहे हैं। डू यू सी अ ब्रेक थ्रू हैपनिंग एनी टाइम सून? नॉट विदाउट समथिंग मेजरेबल फॉर ईरान, क्योंकि देखिए ईरान को पता है कि उसके पास ये लास्ट द बेस्ट फाउंड लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो है जो शायद न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज्यादा पावरफुल है। देखिए मेरीन, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान ने शुरू किया था, वो कब उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम मैच्योर करना था, अगर वो बम बना लेता तो वो कब इस्तेमाल करना था, या कभी करना था या नहीं करना था, वो तो अभी वक्त बताता। लेकिन एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल बार्गेनिंग चिप ईरान के पास आ गई है, वो जब वो समझता है कि ये एक वॉर ट्रॉफी भी है। क्योंकि अमेरिका ने और ईरान ने इतना ज्यादा जोर लगा के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जाहिर है कंटेस्ट किया, ईरान ने अपने कंट्रोल में कर लिया।
अमेरिका ने छुड़ाने की कोशिश की, वो नहीं छुटा, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने काउंटर ब्लॉकेट कर दिया। तो 2 दफा काउंटर ब्लॉकेट किया। दैट शोज के इस वक्त बाकी चीजें पीछे रह गई, वॉर ट्रॉफी बन गई स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, जो ये ले जाएगा वही जंग जीता। ईरान को भी ये पता है कि उसने चंद सालों बाद एक अटैक होता है ईरान पर, एक जैसे घास की एक मशीन आती है ट्रिमिंग, वो ट्रिम करके घास चले जाते हैं, इनका एलिमिनेट कर देते हैं। तो ईरान को पता है कि मैं लॉन मोइंग किस्म की मशीन के अगेंस्ट हर दफा रेजिस्ट करूं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कराऊं, इकोनॉमी का जिस तरह का बहुत कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो ईरान चाहता है कि वंस एंड फॉर ऑल अमेरिका की एनर्जी भी डिप्लीट की जाए, लीडरशिप को पॉलिटिकली नहीं मिलिटरीली एलिमिनेट किया जाए दोनों मुल्कों की। देखिए 2-2.5 महीने बाद नेतन्याहू का इलेक्शन है और 3 महीने बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन है। तो मेरा ख्याल है ईरान सस्टेन कर रहा है कि किसी तरीके से अगर नो वॉर नो पीस के दरमियान चलता रहे तो कोई वॉर ट्रॉफी अमेरिका और नेतन्याहू को मिलेगी नहीं। अगर वो नहीं मिली तो शायद ईरान इस तरह बदला लेना चाहेगा उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर। ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि ये जंग मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है, बात करते हैं यमन की। यमन में इस टाइम आपको पता है कि हौजियों और सऊदी अरब के दरमियान क्लैशेस चल रहे हैं। उन्होंने अरामको की फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है, इन्होंने उनके एयरपोर्ट को टारगेट किया था। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं इन दोनों के दरमियान डिप्लोमेसी करने की, इनके दरमियान कोई सिफारतकारी को आगे फर्दर करने की? देखिए हुतीज को तो ऑफिशियली पाकिस्तान नहीं मानता उनका कोई स्टेटस। वो तो यमन की जो हुकूमत है ज़ाहिर है रिकग्नाइज वही है जो सऊदी अरब के साथ जिसके कोलैबोरेशन कह लें या क्लोज ताल्लुकात है, नंबर 1। आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इवन जंग के दौरान भी यही था कि बैलेंस कैसे करना, इतना डेलिकेट बैलेंस था जो जंग के दौरान ईरान, अमेरिका और बैक ज़ाहिर है जिसके इजराइल भी था। तो उसको बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल और चैलेंजिंग बैलेंस करना था पाकिस्तान के लिए, वो तो कामयाबी से किया। अब जो ह्यूतीज का सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हमने अपनी डिक्लेयर कर दी हुई है साइड के हम सऊदी अरब के साथ हैं, स्पिरिचुअली भी, इमोशनली भी, और एक मिलिट्री एग्रीमेंट या बॉन्ड के तहत भी, नंबर 1। तो आई थिंक ह्यूतीज को तो सिर्फ ईरानियन कंट्रोल करेंगे। पाकिस्तान ने जो मैनिफेस्ट किया है अपनी रिजॉल्व और रेजोल्यूशन ईरानियों के जरिए, खासतौर पर अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर आए थे और मैं जान पाया हूँ शायद कि वो बहुत करीब हैं IRGC के, तो आई एम श्योर उनको क्लियर लफ्जों में बता दिया गया था और बता दिया गया होगा कि अगर आपने इस सेंसिटिविटी को, थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया तो पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन होगी टू कम इन सपोर्ट ऑफ सऊदी अरब। और ज़ाहिर है हम किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेंगे, जो सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को करेगा वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन होगी। लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि ईरान को ये बात जल्दी समझ आ गई होगी, जैसे जंग के दौरान समझ आई थी कि ये एस्केलेशन लेडर शायद ईरान मैनेज ना कर पाए। अगर वो वेस्ट और अमेरिका के खिलाफ जो लेडर एस्केलेट कर रहा है, ये शायद एक और नई डायमेंशन होगी जो बियॉन्ड डायनामिक्स भी होगी और कन्वेंशनल एक आउटकम लगता है उससे कहीं दूर चली जाएगी। ऑलराइट, खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पेट्रोल प्राइसिंग की और इसके पीछे स्ट्रेटजी की। आखिर कौन लोग हैं जो इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी से फायदा उठा रहे हैं? स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। क्या रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बदलने का हुकूमती मैकेनिज्म वाकई अवाम के लिए रिलीफ है या उनकी जेबों पर एक और बड़ा डाका? मशरिक़ वस्ता के हालात और ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मार्केट में ब्रेंट ऑयल की कीमतें नुमाया इजाफे के साथ 101 और $107 फी बैरल की सतह तक जा पहुंची थी, जो कि पिछले 2 महीने की बुलंद तरीन सतह है। हफ्ते के इख्तिताम पर मामूली उतार चढ़ाव के बाद ये 96 से $98 फी बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान अपनी 70% से ज्यादा पेट्रोलियम जरूरियात बरामद करता है और इस आलमी बुहरान का असर अब हमारी आवाम भी शिद्दत से महसूस कर रही है। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए जो नया का रोजाना निज़ाम नाफिज किया गया है, इसके तहत सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में पेट्रोल तकरीबन 28 रुपये महंगा होकर 335 रुपये 18 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 42 रुपये से जायद इजाफे के बाद 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हैरत की बात यह है कि इस फी लीटर कीमत में से तकरीबन 30% यानी 100 रुपये से जायद सिर्फ पेट्रोलियम लेवी और कस्टम ड्यूटी की मद में हुकूमत बराह रास्त अवाम की जेबों से निकाल रही है। दूसरी तरफ वफाकी वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की यकीन दहानी पर पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल तो फिलहाल मौखर हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि दरामदी झमेलों और इस भारी टैक्सेस के होते हुए क्या ओगरा का ये रोजाना का नया निज़ाम अवाम को कोई रिलीफ देगा या महंगाई का अजाब मजीद गहरा करेगा? इस पेट्रोल प्राइसिंग मैकेनिज्म और इन्फ्लेशन को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं
डॉक्टर फारूक सलीम जो कि माहिर मईशत हैं, सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस टाइम पेट्रोल की प्राइस 335 पर लीटर और डीजल की 383 पर लीटर है। गवर्नमेंट का ये जो नया प्राइस रेगुलेशन मैकेनिज्म है जिसमें हर रोज प्राइस की में तब्दीली आती है, आपके ख्याल में डू यू थिंक इट इज़ फेयर? देखिए, मैं समझ नहीं पाया हूँ कि इसमें फ़ायदा किसका है। नुकसान तो बिल्कुल वाज़ेह है। आप सोचिए कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पे एक नई कीमत है पेट्रोल और डीजल की, तो टैक्सी ड्राइवर क्या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पहले पेट्रोल की कीमत चेक करेगा, उसके बाद अपने किराए का तयन करेगा। आप सोचिए कि बच्चों की स्कूल वैन आती है, वो यूजुअली महीने महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो क्या रोज़ाना की बुनियाद पे पहले पेट्रोल की कीमत चेक करेगा, फिर वालदैन से एक नया किराया जो है उसको निगोशिएट किया जाएगा। फिर हर घर में तकरीबन महीने का बजट बनता है क्योंकि तनख्वाह महीने के महीने मिलती है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी जो औसतन आमदन है उसका तकरीबन 15 से 20% खर्चा जो है वो पेट्रोल और डीजल के लिए निकलता है। अब अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत रोज़ाना बदलती है तो क्या रोज़ाना फैमिलीज को एक नया बजट बनाना पड़ेगा। फिर इंतज़ामी हवाले से मैं सोचता हूँ कि तकरीबन 85% तेल जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। अब वो तेल कराची बंदरगाह में आता है, वहाँ से रिफाइनरीज के पास जाता है, फिर टैंकर्स में लोड होता है और टैंकर्स ने जाना है, खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँचना है, गिलगित बल्तिस्तान जाना है, कोयटा जाना है। तो क्या वो जिस दिन सफ़र शुरू करेंगे उस दिन कीमत फ़र्क होगी, सफ़र के दौरान कोई और कीमत होगी, जब वो टैंकर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे फिर कोई डिफरेंट कीमत होगी। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मामला कैसे चलता है। तो इस स्ट्रेटजी के पीछे आपको कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं नजर आ रही? यानी कि देखिए, हुकूमत की रीजनिंग जरूर होगी, कोई फॉर्मूले का जिक्र किया जाता है, कोई आलमी मंडी के जिक्र किया जाता है, लेकिन अमलन प्रैक्टिकल हवाले से मुझे नजर नहीं आता कि ये मामला कैसे चलेगा। अच्छा, पहला देखिए, दो बुनियादी इशू दो आ गए हैं सामने। एक तो ये है कि इस खित्ते में जो भी हमारे हमसाया ममालिक हैं, जो इस खित्ते में और ममालिक हैं जिनमें बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, इनमें से किसी मुल्क ने पिछले हफ्ते भर में, अब हफ्ता शुरू होता है जुलाई 16 से ले लीजिए जुलाई 25 तारीख तक, पाकिस्तान में जो है वो 323 से डीजल की कीमत गई है 383 पे, तकरीबन 18 या 19% इजाफा है। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल 0% है, वहां पे कोई तब्दीली नहीं आई कीमत में। अफगानिस्तान में अब वो एक ऐसा मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है, उसकी कोई अपनी बंदरगाह नहीं है, उसके पास अपना कोई रिफाइनरी नहीं है, उसके पास कोई डॉलर के ज़खायर नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ एक अफगानी फी लीटर बढ़ी, वहां पे तकरीबन 1.4% इजाफा आया। तो एक तो इस सवाल का जवाब मेरे ज़हन में खड़कता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी जो ममालिक हैं खित्ते में वहां पे कहीं कीमत बढ़ाई नहीं गई, जिस लिहाज से पाकिस्तान में बढ़ाई गई है, 20% बढ़ गई। आपके ख्याल में कोई बखसूस बेनिफिशरीज हैं इस प्राइसिंग में? देखिए, इसमें क्या सराई की जा सकती है, हकायक के हवाले से तो ये नज़र आता है कि दो ऐसी तिजोरियां हैं जो इस पीरियड के दौरान जो है वो भरी जा रही हैं। तो हुकूमत ने खुद से बताया कि उसने जो पेट्रोलियम लेवी की मद में हद रखा था वो 1.4 खरब रुपए का रखा, और अब हुकूमत खुद से बता रही है कि उसने अपने हद से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है। दूसरी तिजोरी है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की है, जो रिफाइनरीज की है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल खुद से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता रहा है कि पिछले साल का उसका जो मुनाफा था वो 15 बिलियन रुपीस था और इस साल वो 38 बिलियन पे चला गया, ऑलमोस्ट डबल, 100% का इजाफा है। इसी तरह अटक कहता है कि वो 8 बिलियन का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, इस साल 15 अरब का है। नेशनल रिफाइनरी का कहना है कि लास्ट ईयर 3 अरब का प्रॉफिट था, इस साल 7 अरब का। ओके। ये इसीलिए पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने भी मुतालबा किया है कि पेट्रोल डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की बजाय हुकूमत को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन को कम करना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बर्डन ओएमसीज पे, इन पे क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है, ये जो बड़े जाइंट्स हैं?
देखिए, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी जो मुआहदा हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हो, ऑयल रिफाइनरीज का हो, उसका जो हद होना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तानियों को सस्ता तरीन जो है वो डीजल और पेट्रोल मिल सके। अब अगर अफगानिस्तान में जो कीमत है वो पाकिस्तान से तकरीबन 20% कम है। अगर बांग्लादेश में जो कीमत है वो तकरीबन 46% कम है। तो फिर पाकिस्तान जो है उसके एक्सपोर्टर्स ले लें, उसका सनती शोबा ले लें, उसके कंज्यूमर्स ले लें, वो किस तरह compete कर पाएंगे किसी भी और मुल्क के किसी भी और मुल्क। हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो compete नहीं कर पाएंगे। अगर डीजल की कीमत जो है वो बाकी ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है तो फिर वो सिर्फ पंप तक नहीं रुकती, वो आपके और मेरे किचन तक पहुंच जाती है। फिर गोश्त की कीमत बढ़ जाती है, सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी, दूध की कीमत बढ़ जाएगी, आटे की कीमत बढ़ जाएगी। तो इन सब एलिमेंट डीजल का जो एक कंपोनेंट है ट्रांसपोर्टेशन का वो शामिल होता है। अच्छा अच्छा, ये हुकूमत कहती है कि नहीं जी, ये जो डेली प्राइस रेगुलेशन है ये डी रेगुलेशन की तरफ एक राइट स्टेप है, और जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इसी तरह से प्राइस डी रेगुलेशन होती है। कभी कभी दिन में भी मुतअद्दिद बार प्राइसेस चेंज हो जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जी, देखिए, एक तो डी रेगुलेशन है जो जो कुछ हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था, उससे कंपटीशन खोला जाता है, उसको डी रेगुलेटिंग कहा जाता है। यहाँ पे काबीना ने ये फैसला किया है कि पीएसओ को मोनोपोली दे दी जाएगी डीजल इंपोर्ट में। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी है, वो डीजल इंपोर्ट करेगी, उसकी जो कीमत है, जो भी वो कीमत डिक्लेयर करे, वो सारे फॉर्मूले के अंदर फीड की जाएगी। तो ये कोई अजीब किस्म की, कोई नई किस्म की डीरेगुलेशन है जिसमें एक सरकारी कंपनी को जो मेजॉरिटी ओन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ है उसको इजारादारी दी जा रही है, और इस इजारादारी का नाम कहा दिया जा रहा है कि ये डीरेगुलेशन हो। मोनोपोली मामला और है डी रेगुलेशन कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये एक इदारे को देना तो कम्प्लीटली मोनोपोली वाली बात है। जी, तो क्रिएशन मोनोपोली हो रही है और कहा जा रहा है कि ये डीरेगुलेशन हो। दूसरा इशू आपने उठाया था डेवलप्ड कंट्रीज के हवाले से। अमेरिका के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कनाडा की एग्जांपल दी जाती है। ये दुरुस्त है कि वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे और कभी रोजाना में एक बार से भी ज्यादा जो पंप पे कीमत है वो तब्दील हो जाती है, लेकिन वो नतीजा होता है। अमेरिका से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वहाँ पे तकरीबन 5 दर्जन तेल की कंपनीज हैं जिनके पंप्स हैं, और वो compete करती हैं एक दूसरे से, और उस कंपटीशन का नतीजा जो है वो हमको पंप में कीमत की शक्ल में नजर आता है। यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी को इजारादारी दे दी गई है। तो एक तो मामला ये है कि ये वहाँ पे जो नतीजा है कीमत का, वो कंपटीशन का नतीजा होता है, वो इजारादारी का नतीजा नहीं है। दूसरा मामला ये है कि अमेरिका में जो औसतन आमदन है उसका तकरीबन 0.5% या 1% उनकी आमदन का जो है वो पेट्रोल और डीजल में खर्च होता है। पाकिस्तान में जो औसतन आमदन है उसका लगभग 10, 15, 20% तक चला जाता है, जो डीजल और पेट्रोल की शक्ल में हमारी इनकम से निकल जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर रोजाना की बुनियाद पर इसको तब्दील किया जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका पाकिस्तान के साथ इस सूरत में कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता, वो मुनासिब नहीं। ऑलराइट, बात करते हैं इन्फ्लेशन की। आपने पेट्रोल की प्राइस को खित्ते के बाकी ममालिक से कंपेयर किया। पाकिस्तान में जो इस टाइम इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उसको आप कैसे व्यू करेंगे विद रेफरेंस टू आवर नेबरिंग कंट्रीज? देखिए, दो तरीकाकार हैं महंगाई की शरह को जांचने का। एक जो हमसाया ममालिक है उनसे मुकाबला करने का, और एक तारीखी तौर पे पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। आज से कोई 3-3.5 साल पहले अगर आप याद करें तो हमारी जो शरह है महंगाई की वो 35 से 36% पे चली गई। यानी कि जो कीमतों में इजाफा आ रहा था सालाना की बुनियाद पे वो 35-36% पे चला गया था। फिर कुछ महीने पहले ये शरह जो है ये सिंगल डिजिट पे चली गई और 8-9% पे आ गई, जिसका मतलब है कि महंगाई का घोड़ा जो है वो जिस रफ्तार से दौड़ रहा था 3-3.5 साल पहले, वो रफ्तार बहुत कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई, इसका मतलब ये है कि महंगाई की शरह कम हो गई,
जिस रफ्तार से घोड़ा आज से 3-4 साल पहले दौड़ रहा था, जो 35-36% की शरह थी, वो कम होकर 8-9% पे पहुंच गई। अब पिछले कोई महीना भर में दोबारा से महंगाई की शरह जो है वो बढ़ी है, और डबल डिजिट में कह रहे हैं कि चली गई है, तकरीबन 11-12% के करीब। तो अगर तो तारीखी मुकाबला किया जाए पिछले 3-4 साल से, तो फिर तो महंगाई की शरह बहुत तेजी से पाकिस्तान में जो है वो नीचे आई। तो ये जो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट है, इसका ताल्लुक पेट्रोल की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे है, या डू यू एट्रीब्यूट इट टू द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो? देखिए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान के अंदर है, मैं समझता हूँ कि उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इस खित्ते में जंग से नहीं। जब आलमी मंडी में पेट्रोल या डीजल की कीमत 5% बढ़ती है, तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि वो 10% तक बढ़ा दी जाती है। जब आलमी मंडी में कीमत 8-10% नीचे आ जाती है, तो पाकिस्तान में हमने देखा है कि कीमत सिर्फ 2 या 3% गिराई जाती है। बांग्लादेश जो है, भारत देख लीजिए, श्रीलंका, नेपाल, ये सब उसी आलमी मंडी से तेल खरीद रहे हैं जहां से पाकिस्तान खरीदता है। भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में पिछले एक हफ्ते में कतन किसी किस्म की कीमतों में जो है, डीजल की कीमतों में तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान में लगभग 18-19% उसी हफ्ते के दौरान जो है वो बढ़ गई। वक्त पर चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के बूम की। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। आजकल सड़कों पर पेट्रोल वाली गाड़ियों के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, लेकिन स्कूटीज की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियां भी कहीं कहीं दिखाई दे रही हैं। आखिर लोग इस महंगाई के दौर में इलेक्ट्रिक सवारियों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? मुल्क में पेट्रोल और डीजल के नर्ख इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी का घर का बजट और कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। यही वजह है कि लोग महंगे ईंधन से जान छुड़वा कर किसी सस्ते मुतबादिल की तलाश में हैं। दूसरी तरफ माहौलियाती आलूगी की वजह से पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से जान छुड़वाना चाहती है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकूमत भी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दे रही है। गुज़िश्ता 2-4 सालों में मुल्क में लोगों की बड़ी तादाद बिजली की कीमतें महंगी होने की वजह से शमसी तवानाई यानी सोलर पर शिफ्ट हो रही है। व्हीकल की कीमत इस कदर ज्यादा है कि आम लोगों की रसाई ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटीज और बाइक्स को तरजीह दी जा रही है, क्योंकि ये घर पर बिल्कुल मुफ्त या इंतहाई कम खर्च में चार्ज हो सकती है। इदाद शुमार के मुताबिक जहां रवायती बाइक पर फी किलोमीटर का खर्चा बहुत ज्यादा है, वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी का रनिंग खर्च कम होकर सिर्फ 2 से 2.5 रुपए फी किलोमीटर रह गया है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की पैदावार में 200% से जायद का इजाफा हुआ है। शहरों में स्कूटीज और बाइक सड़कों पर अब बड़ी तादाद में दौड़ती नजर आती हैं, क्योंकि इनकी रेंज एक बार चार्ज होने पर 60 से 100 किलोमीटर तक होती है। हाल ही में कराची पोर्ट पर एक साथ 2000 के करीब इलेक्ट्रिक गाड़ियां पहुंचाई गई हैं। तो इस बात का सबूत है कि अब ईवी कल्चर एक हकीकत बन चुका है। मार्केट में छोटी चीनी और मुकामी असेंबल शुदा इलेक्ट्रिक गाड़ियां 40 लाख से 65 लाख की रेंज में दस्तयाब हैं। व्हीकल्स की कीमतें ज्यादा होने, चार्जिंग पॉइंट और गाड़ियों की मेंटेनेंस सहूलियात की अदम दस्तयाबी भी इन गाड़ियों के फरोग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री की तेजी से एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद, जो कि माहिर हैं ऑटो इंडस्ट्री के। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त दिया। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं, क्या स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट टू मेक देम मोर अफोर्डेबल? देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया के अंदर महंगी तरीन गाड़ी है। असल में जब तक हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे और जब तक ये गाड़ी आपको सस्ती नहीं मिलेगी, इस वक्त जितनी भी ईवी गाड़ियां जो आ रही हैं वो मेजॉरिटी ब्रांड न्यू आ रही हैं और सब चाइना से आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब लोकलाइजेशन नहीं होगी और बिल्टअप गाड़ी आएगी तो आवाम की क़ुव्वत खरीद में गाड़ी नहीं होगी। अच्छा, आपके ख्याल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ साथ सोलर एनर्जी का भी एक बूम आया है पाकिस्तान में, आपके ख्याल में इन दोनों का कोई आपस में कोरिलेशन है? बहुत आप ये समझें कि मैं समझता हूँ कि रिलेशन ही
हमारा जो है वो ईवी का और सोलर का, क्योंकि मुल्क में कहीं पर भी प्रॉपर लाइट के प्रॉब्लम्स हैं। यानी इवन हम कराची में बैठे हैं, कराची में भी कब लाइट चली जाती है नहीं पता। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इस टाइम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हुकूमत की तरफ से ऐलानात तो हो गए, बहुत अच्छी बात है कि जी भी ईवी व्हीकल्स जो है वो पाकिस्तान में आएंगी, और कुछ गाड़ियां आई भी, आपने सुना होगा 4-5-6 दिन पहले ही एक कंपनी की 2000 गाड़ियां एक शिप में आई हैं। चले जी, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि हमारा मुस्तकबिल ईवी जरूर है, लेकिन लोकलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। इस वक्त हुकूमत की तरफ से इकदाम तो किए गए, लेकिन क्या जिस तरह मुल्क में पेट्रोल पंप्स आपने देखे होंगे, आज इस सफर पे कहीं पर भी जा रहा है, कोई मसला नहीं है, जहाँ चाहे वो गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकता है। क्या ईवी चार्जर्स इस तरह मुल्क में लगना शुरू हो चुके हैं? नहीं, इस पे बहुत तवज्जो की जरूरत है। और आप ओपन करें, जरूरी नहीं है कि वो कराची इलेक्ट्रिक्स के थ्रू ईवी चार्जर लग रहे हो, या मुल्क के बहुत सारे और इलेक्ट्रिक्स कंपनियां हैं, नहीं। आप ओपन करें, आवाम को, बिजनेसमैन को, जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, उनको आप कहें कि जी आप सोलर को इसमें लाएं, और सोलर की मैं समझता हूं कि अप्रोच बहुत अच्छी होगी, और इस पर ईवी पर हम इलेक्ट्रिक चार्जर पे हम काबू पा सकते हैं। अच्छा, आपने बात की है कि ईवी इज द फ्यूचर। एज अ कॉमन मैन हम इसको किस तरह से अपनी रोजगार का जरिया बना सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी अपकमिंग ट्रेंड से तभी बेहतर तरीके से फायदा उठा सकते हैं अगर आप वक्त से पहले उसमें इन्वेस्ट करें। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू द कॉमन मैन, टू द इन्वेस्टर? अच्छा, बात यह है कि मेरे जो आपका जो सवाल है उसका जवाब भी आपने दे दिया इसी में, कि देखें हर चीज के लिए टाइमिंग है। टाइमिंग इस वक्त अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क के फेवर में दिए हुए हैं। हमें पेट्रोल की बचत करनी है, आवाम को समझाना है, इस कारोबार में जो लोग आना चाहते हैं उसको समझाना है, और वन विंडो आपको ये तमाम चीजें तरजीहात देनी पड़ेंगी। जो बिजनेसमैन इसमें आना चाहता है, जो गाड़ियों में इन्वेस्ट करना चाहता है, या जो आवाम ईवी गाड़ियां लेना चाहती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हुकूमत इकदाम कर रही है, लेकिन हुकूमत की तरजीहात क्या है? हुकूमत क्या सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर करेगी? लास्ट ईयर 25-26 आप बिलीव करें, $4 अरब की CKD SKD असेंबली और बिल्टअप गाड़ियां इंपोर्ट हुई है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ, इस साल मुझे लगता है कि $6 अरब हम क्रॉस कर जाएंगे, जिस स्पीड से चाइना से ये गाड़ियां आ रही हैं। कहा तो आपका बैंक बैलेंस जो डॉलर में है वो 18-20 अरब है, और अगर $6 अरब आप सिर्फ गाड़ियों की बिल्टअप और या CKD SKD इंपोर्ट करने में दे देंगे, तो आप मुल्क चलाएंगे कैसे? तो इस वक्त आपको जरूरत है, मुल्क भी चलाना है, सारी चीजें देखनी भी है, और मुल्क में नई टेक्नोलॉजी भी लानी है। अगर सिर्फ आप बिल्टअप गाड़ियों के ऊपर, जैसे चाइना ने तो क्लियर कह दिया है, जो भी गाड़ियां आ रही हैं उन्होंने कह दिया कि हम लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, हम तो ट्रेडिंग करेंगे। तो भाई जब ट्रेडिंग ही करनी है, जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जापान से समंदर पार पाकिस्तानी भेज रहा था, उसमें आपका मुल्क का ज़र मुबादला नहीं जा रहा था, आपको तो वो गाड़ी भी भेज रहा था और डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा था, आपने उसको स्टॉप किया। तो मेरी समझ से बाहर है कि इस टाइम जो हुकूमत के जो करता धरता है, जो पॉलिसी मेकर है, वो किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। भाई सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपके मुल्क की तरक्की का राज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुल्क के साथ, दुनिया के साथ हम चल रहे हैं, तो बहुत माजरत के साथ हम एक बहुत बड़े लॉस में जा रहे हैं। जब तक मुल्क में इन गाड़ियों के हवाले से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हम लोकलाइजेशन नहीं करेंगे, मुझे लगता है हम बहुत बड़े खसारे में जाएंगे। क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ियां चाइनीज कंपनी आ रही हैं, मुझे डर है कि 2 साल बाद इतनी स्पीड से ये कंपनियां चली ना जाएं। क्योंकि मैं इस कारोबार से पिछले कोई 46 साल से मेरी वाबस्तगी है। मैंने बड़े ऊंच नीच देखे हैं। जो 3 हमारे बिग्स हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी, जापानीज, वो आज तक लोकलाइजेशन नहीं कर सके, आज तक वो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बना सके। उन्होंने लोकलाइजेशन नहीं की, मुल्क को, आवाम को सस्ती गाड़ियां नहीं दी।
तो हम ये जो कुछ करने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है, और मैं वाज़ेह तौर पे आपके चैनल के तवज्जो से हुकूमत को मैं कहना चाहता हूँ, खुदारा होंच के नाखून लें, हम किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क चलाने के लिए डॉलर की जरूरत है, एक तरफ इस साल 6 अरब डॉलर की सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट होगी और प्रोडक्शन कम हो रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए और मैं उम्मीद करती हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुद से हम एक बेहतर चेंज ला सकें। दिस इज ऑल फॉर टुडे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।